स्टूडियोज में एक बार फिर से खुशामदीद। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन जारी है जो कि आप देख रहे हैं। इस वक्त जो मैच है वो सनसनीखेज मरहले में दाखिल हो चुका है, ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि 300 का हिस्सा उबूर कर लिया है न्यूजीलैंड की टीम ने और इस वक्त 311 रन हो चुके हैं। आखिरी ओवर हारिस रऊफ करवा रहे हैं और इस वक्त तक जो बैटिंग लाइन है न्यूजीलैंड की, अगर वो मैं आपके साथ शेयर करूं तो विल यंग जिन्होंने 113 गेंदों पर 107 रन किए, 94 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं और 12 चौके और 1 छक्का इनकी इनिंग्स में लगा है और अभी 4 गेंदें बाकी हैं, जबकि डेवन कॉनवे 10 रन बनाकर आउट हुए। 17 गेंदें खेली। केन विलियमसन 1 रन बनाकर आउट हुए। डेरल मिचेल 10 रन बना सके, 41 के स्ट्राइक रेट से खेले। टॉम लैथम जो कि इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं 115, और ये टॉम लैथम वही हैं जो कि पाकिस्तान के लिए डेंजरस साबित हो रहे हैं। और इससे पहले भी हमने देखा एक मैच में जो कि 14 फेब को हुआ, उसमें इन्होंने 56 रन किए। ग्लेन फिलिप्स के साथ ही इन्होंने पार्टनरशिप लगाई जिसकी वजह से 14 तारीख को ट्राई सीरीज़ का फाइनल जीतने में न्यूजीलैंड की टीम कामयाब हुई थी। और अगर पाकिस्तानी बॉलिंग लाइन की बात की जाए तो शाहीन शाह ओवर अपने 10 ओवर्स कंप्लीट कर चुके हैं। कोई भी विकेट लेने में आज नाकाम रहे हैं शाहीन शाह अफरीदी, और जो इनकी इकॉनमी रही है वो तकरीबन 7 की रही है, टू बी एग्जैक्ट 6.8 सिफर की। नसीम शाह इन्होंने भी 10 ओवर्स करवाए और इकॉनमी इनकी 6.30, 2 विकेट लेने में कामयाब हुए। अब्रार अहमद की इकॉनमी सबसे बेहतर है, स्पिनर 4.7 सिफर की इकॉनमी। 1 खिलाड़ी इन्होंने आउट किया और 47 रन दिए। हारिस रऊफ की बात करें तो हारिस रऊफ का आखिरी ओवर इस वक्त जारी है और अभी तक 78 रन हारिस रऊफ दे चुके हैं। अभी तक के सबसे महंगे जो बॉलर साबित हुए हैं वो हारिस रऊफ हुए हैं क्योंकि अभी तक 8.35 की जो इनकी इकॉनमी है वो हम देख रहे हैं। खुशदिल शाह ने 7 ओवर करवाए हैं, 5.71 का स्ट्राइक रेट उनकी इकॉनमी रही और सलमान आगा ने 3 ओवर्स करवाए। हारिस रऊफ इस वक्त जो बॉलिंग स्पेल करवा रहे हैं और ख़ासतौर पर जो इनकी 8.42 की इकॉनमी है। इरफान, आप मुझे ये बताइएगा, नॉर्मली हम देखते हैं कि हारिस रऊफ की हमेशा मैचेस में जो इकॉनमी होती है वो सबसे बेहतर होती है, लेकिन आज ऐसा क्या है? पिछले 2 मैचेस हम इनके साथ खेल चुके हैं। एक मैच तो इसी ग्राउंड में था, इसी पिच पर था, लेकिन क्या हम लोग रीड नहीं कर पाए अभी तक 2 मैचेस खेलने के बाद और हारने के बाद, या क्या हुआ और स्टिल 300 प्लस स्कोर हो रहा है? नहीं, असल में अगर देखा जाए तो पहले तो हम कह रहे थे कि न्यूजीलैंड जो है कि मतलब उसको पाकिस्तान की कंडीशन नहीं है, तो अभी अगर ओवरऑल देखा जाए तो न्यूजीलैंड पाकिस्तानी कंडीशन को अच्छा यूज़ कर रही है और हम जो यहाँ पे होम कंडीशन का कह रहे हैं कि हम यहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो वो इरफान, 5वीं जो विकेट है फिलिप्स की वो गिर चुकी है, लेकिन ऑब्वियसली 61 रन 39 गेंदों पे 156 के स्ट्राइक रेट से खेले हैं। अभी इस वक्त कोई फ़र्क पड़ता नहीं है अगर वो आउट हुए हैं या नहीं हुए, बाकी पीछे 3 गेंदें रहती हैं, तो जो भी आएगा उसने ऑब्वियसली हिट करना है, वो सिक्सर हो या चौका लगे, वो उनके लिए एडवांटेज है। इरफान, प्लीज़ कैरी ऑन। असल में देखें तो काफ़ी देर से आप देखें मैचों में भी देखें तो हारिस को काफ़ी रन हो रहे हैं, तो हारिस को ये चीज़ सोचनी चाहिए थी कि इस तरह की चैंपियन ट्रॉफी के मैच में इतने ज़्यादा रन देना टीम के लिए बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, आपको रन हो रहे हैं, लेकिन आपके पास बॉल आपके पास है, आप टीम के मतलब के मेन स्ट्राइकर बॉलर हो, तो आपको थोड़ी चीज़ें इन चीज़ों को कैरी ऑन करना पड़ेगा कि आप अपनी क्या कहते हैं जिम्मेदारी को भी कैरी करो। तो अभी मेरे लिए तो यही है कि थोड़ा मेरे लिए ये है कि थोड़ा मुश्किल इसलिए उसके लिए होगा कि क्योंकि एक तो वो इंजरी के बाद वापस आए हैं और ये भी कहा जा रहा था कि 80% तक वो ओके हैं और हो सकता है कि मैच शुरू होने तक बिल्कुल ठीक हो जाए। सो डू यू थिंक इंजरी की वजह से इफेक्ट आ रहा है उनकी बॉलिंग पर? नहीं, थोड़ा होता है क्योंकि आप पिछले मैच में अनफिट हुए थे, फिर उसके बाद आपने काफ़ी हार्ड वर्क किया, फिर उसके बाद अभी कम बैक किया, थोड़ा वो भी इंजरी का प्रेशर होता है। तो लेकिन आपको इतने बड़े मैचों में इतने ज़्यादा रन होने नहीं चाहिए, तो ये चीज़ें सोचनी पड़ेगी हमारे फास्ट बॉलरों को। जिस तरह का विकेट था इतना इजी नहीं था हिट करना बॉल को, लेकिन हमने थोड़ी क्या कहते हैं बॉलिंग इस तरीके से की है कि बैट्समैनों के लिए आसानी हुई है। तो अभी देखा होगा कि जो फिलिप्स आउट हुए हैं वो अपना जो काम के लिए जिस काम के लिए आए थे वो अपना काम पूरा करके जा रहे हैं, अपनी टीम को मतलब जो टोटल सेट करना था उसकी तरफ लेके जा रहे हैं। तो ये थोड़ा हमें
आगे मैचों में इन चीज़ों को कवर करना पड़ेगा। पहले तो अगली इनिंग्स आएगी तो उसमें देखें पाकिस्तान किस तरह परफॉर्म करती है। ठीक, अच्छा तौफीक, आपने 315 का फिगर दिया की फिगर दी थी। जब मैंने अपने तीनों एनालिस्ट से पूछा कि एक फिगर दें तो आपने 315 की फिगर दी थी और इस वक्त 317 स्कोर है, यानी कि नियर टू योर फिगर इस वक्त हम स्कोर देख रहे हैं। अगर 320 भी होता है तो इरफान ने 310 कहे थे और डॉक्टर साहब ने 300 प्लस कहा था। सो हेड्स ऑफ यू, क्योंकि जो आपने फिगर बोली थी उसके करीब करीब हम पहुंच चुके हैं, लेकिन अब लगता है कि अगर एक चौका या छक्का और लग गया तो ये 320 प्लस हो जाएगा। देखें, बिल्कुल ये एक बहुत सीरियस कंसर्न आप इसको कह सकते हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग का है कि ये बहुत अरसे से चल रहा है कि पाकिस्तान जो है वो जितनी भी डेप्थ बॉलिंग है वो उतनी अच्छी नहीं हो रही है। पता नहीं इसका रीज़न कुछ भी हो सकता है। मे बी हमारे बॉलर्स जो हैं वो ज़्यादा T20 खेल रहे हैं तो वो 4 ओवर्स ही का उनका माइंड सेट है। तो हम देख रहे हैं कि इनिंग जो है पहली वो खत्म हो चुकी है। 320 रन टू बी वेरी एग्जैक्ट हुए हैं और 321 का टारगेट है। 50 ओवर्स खेले न्यूजीलैंड की टीम ने और 320 का टारगेट। तो सबसे पहले तौफीक, चूंकि आप बात कर रहे हैं 320 का टारगेट, पहले तो हम अंदाजा लगा रहे थे 310, 15, 5, अब 320 रन हो चुके हैं, 321 का टारगेट हो चुका है। सो अब आप क्या कंडीशन देख रहे हैं? देखें, ये 320 रन आई थिंक कि मैं समझता हूँ कि 15 से 20 रन या मे बी जिस तरह से हम अगर विकेट ले लेते, जैसे वो इनकी 100 प्लस की पार्टनरशिप हुई है लैथम की और फिलिप्स की, अगर इनमें से एक विकेट भी ले लेते तो शायद ये 300 से नीचे हम इनको स्ट्रिक्ट कर सकते थे। एनीवे, अब जो हम लोग तो 370 के इर्द गिर्द की बात कर रहे थे, 300 को ही मद्देनजर रखते हुए हम प्रेशर में आ जाते हैं कि इसको हमने चेज कैसे करना है। असल में अगर देखा जाए तो अभी जितने भी मैचेस आप पीछे रिसेंट में देखेंगे तो 300 प्लस ही रन हो रहे हैं, तो इतना बड़ा टोटल भी नहीं है। क्योंकि इससे पहले हम अगर देखें इसी ग्राउंड में हमारे बैट्समैनों में 356 चेज़ किया है, तो हमें अभी अच्छे तरीके से खेलना पड़ेगा कि हम जो है शुरू में जो 15 ओवर हैं हमारे वो अच्छा खेलें और उसमें विकेट कम से कम दें। क्योंकि लास्ट ओवर जो होते हैं, जितने बैट्समैन आपके पास होते हैं तो आपको जितना बड़ा भी टारगेट हो तो चेज़ करने में आपको मदद मिलती है। तो यही चीज़ है, अगर हम इन चीज़ों पे जाएंगे कि 300 रन क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अभी क्रिकेट ही सारी दुनिया की इस तरफ चली गया, क्रिकेट बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, तो उसमें ये आपके लिए वेल एंड गुड। लेकिन इरफान भाई, हम अभी वैसे इतने तेज हुए नहीं हैं। चले, पिछला एक मैच था साउथ अफ्रीका वाला, वो हमने एक टारगेट सेट कर दिया है, लेकिन आप समझते हैं तौफीक कि हम भी इतने तेज हो चुके हैं या हमारे लिए ये बड़ी ओके इट्स ओके अगर 300 प्लस हो गया तो? नहीं, देखें, मैं एक चीज़ कहूँगा कि अगर आपने टॉप टीम्स में रहना है तो ये 300 रन आपको आदत बनानी पड़ेगी आपकी बैटर्स को कि वो 300 प्लस रन वो चेज करने पड़ेंगे। क्योंकि आप जिस तरह की विकेट्स हैं और जिस तरह की क्रिकेट हो रही है मॉडर्न डे क्रिकेट, इसमें आपको 300 प्लस रन ही चेज करने पड़ेंगे। ऐसा आपको बहुत मुश्किल से होगा जी कि 230 240 तक वो जो क्रिकेट होती थी वो अब चेंज हो चुकी है। तो अब जो है अगर आपने मैच जीतने हैं तो आपको ऐसे बैटर आपकी होने चाहिए। और इस मैच में स्पेशली मैं एक चीज़ कहूँगा कि आपका स्टार्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब मुझे नहीं पता कि अभी फ़खर जमान की क्या है पोजीशन, क्या है, आया वो फील्डिंग में आए हैं, वो ओपन करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि अगर वो ऐसा बैटर है कि वो अगर वो ओपन करेगा तो बाबर पे प्रेशर कम रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऐसा बैटर है कि वो रन्स बनाता है, वो दूसरे बैट्समैन से जो है वो प्रेशर हटता है। तो देखें, इस चीज़ को हमें नहीं भूलना चाहिए कि हमने 354 रन्स तो चेस किए हैं वो इसी ग्राउंड में, लेकिन साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में और न्यूजीलैंड की बॉलिंग में बहुत डिफरेंस है, ठीक है। इनकी बॉलिंग जो है वो मैं समझता हूँ कि साउथ अफ्रीका से बहुत बेहतर है, इनके स्पिनर साउथ अफ्रीका से बहुत बेहतर है। तो आई थिंक कि पाकिस्तान को पार्ट टाइम स्पिनर्स, लेकिन फिर भी उनसे बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं। पाकिस्तान को बहुत ही स्मार्ट क्रिकेट खेलनी पड़ेगी और जिस तरह से वही बात है कि पार्टनरशिप्स लगानी पड़ेंगी, स्ट्राइक रोटेशन अच्छी करनी पड़ेगी। और यही चीज़ मैं डॉक्टर साहब के पास ले जाता हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने पहले भी बैटिंग लाइन पे बात की थी, तो मैंने उन्हें कहा था कि दोबारा से हम इस पे बात करेंगे जब इनिंग मुकम्मल हो जाएगी। डॉक्टर साहब, अब तो सिचुएशन क्लियर हो चुकी है, 320 का उन्होंने स्कोर का हिस्सा सेट किया है स्कोर बोर्ड पे और 321 का टारगेट है। अब आप क्या कहेंगे कि पाकिस्तान की बैटिंग लाइन को किस तरह से स्टार्ट लेना है, कैसे आगे बढ़ना है 320 को चेज करने के लिए? मुझे उससे पहले आकिब जावेद साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई जिसमें उन्होंने कहा था कि एक मैच जो न्यूजीलैंड से हारे उसमें 30 से 35 रन उन्होंने ज्यादा कर दिए और जो दूसरा मैच हम हारे उसमें हमने 30 से 35 रन कम किए थे। तो बिल्कुल ठीक।
तो मतलब कहीं उसके मिस्दाक ये भी ना चल पड़े कि आज फिर 30 से 35 रन उन्होंने ज्यादा कर दिए हमारी तवक्को से। हम 275-80 पे बैठे हुए थे और वो 300 जो हम भी बात कर रहे थे कि 270-80 का टारगेट हो जाए। जी हो तो अच्छा है, लेकिन लग नहीं रहा था क्योंकि विकेट्स उनके पास सेफ थी और वो ज़ाहिर है इस तरह के बैटर हैं। अब जो स्ट्रेटेजी सर सबसे इंपॉर्टेंट वही जो हमने शुरू में बात की थी। देखिए उनके जो तीनों ऊपर के है ना बॉलर्स, मैट हेनरी भी, विल ओ'रोर्क और तीसरे नेथन स्मिथ, हम तीनों की बात की हमने। विल ओ'रोर्क और नेथन स्मिथ दोनों कंपैरेटिवली नए हैं, लेकिन दोनों गेंद को शेप करते हैं और दोनों स्विंग करते हैं। तो वहां पर पाकिस्तान को संभालना पड़ेगा। लंबे हिट के लिए मत जाए उनको, आप अपनी स्ट्राइक को रोटेट करें, अपने दायराकार के अंदर अंदर रहें। मैट हेनरी विकेट टेकर है, तो ये थोड़ा सा संभाल लिया अगर पाकिस्तान ने तो उसके बाद ड्यू फैक्टर आएगा और जितने भी जो पार्ट टाइम स्पिनर है ये नहीं बचा सकेंगे। जैसे अभी तौफीक भाई ने बात की ना कि 300 रन की हमें आदत डालना पड़ेगी, तो ठीक है, ये बज़ाहिर तो लगता है कि ये बहुत बड़ा स्कोर है, लेकिन मॉडर्न डे क्रिकेट में ये इतना बड़ा स्कोर नहीं है। पाकिस्तान को सिर्फ करना क्या होगा कि अब बाबर को और फखर को, ज़ाहिर ओपनर तो दोनों नहीं आना है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। जहां अगर फखर रन कर रहे हैं, फखर को डॉक्टर साहब अभी फखर का स्टिल क्लियर नहीं है, वो इंजर्ड हैं, क्या खेलने के लिए आएंगे या नहीं आएंगे? हाँ, ये तो खैर अभी खबर नहीं पहुंच सकी हम तक कि क्या पोजीशन है उनकी, लेकिन अगर वो आते हैं, जो कि फील्ड में तो आए, तो अगर वो आते हैं तो उनको चाहिए यही कि वो बड़ी हिट के लिए मत जाएं, सिर्फ बाबर को कॉम्प्लीमेंट करें, बाबर को कॉम्प्लीमेंट करें और एक मैच को किसी एक प्लान के साथ लेके चले। अगर इस चक्कर में पड़ गया ना कि हम ऊपर से 10 ओवर्स में 70-80 रन कर देंगे और जो प्रेशर गेम उतर जाएगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। आपको वेट करना होगा ब्रेसवेल का, आपको वेट करना होगा ग्लेन फिलिप्स का, वो पार्ट टाइम बॉलर है और उनकी बॉल में बिल्कुल जान नहीं होगी जब खासतौर पर ड्यू के बाद। तो 15 ओवर के बाद बैटिंग पैराडाइज बन जाएगी मुझे लगता है ये विकेट। तो पाकिस्तान के लिए रन चेज इतना मुश्किल नहीं होगा, बशर्ते कि पाकिस्तान विकेट्स सेव करने में कामयाब हुआ अगर शुरू में। तो ठीक, तौफीक आप क्या समझते हैं, अब हमें बैटिंग लाइन को हमारी को क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है, किस तरह से लेके चलना है मैच को? देखें, इसमें सिंपल एक चीज़ करनी पड़ेगी हमें कि हमें इतना बड़ा जब टारगेट होता है तो आपने पार्टनरशिप लगानी है। हाँ। ठीक है, उसमें आपने और पार्टनरशिप लगानी है कि आपने ऑलमोस्ट रन बॉल चलना है। ऐसा ना हो कि आप उसको मैच को लंबा, जैसे डॉक्टर साहब कह रहे हैं जी कि शुरू में, लेकिन शुरू के 10 ओवर्स में एटलीस्ट हमें 50 ऑड रन्स चाहिए। अगर हम उससे नीचे करते हैं तो क्योंकि 50 भी, अगर हम 45 से 50 रन करते हैं पहले 10 ओवर्स में और हमारी विकेट्स जो है वो इंटैक्ट रहती हैं, तो आई थिंक स्टिल हमारा अच्छा स्टार्ट होगा, मैं इसको समझता हूँ। और अगर खुदा न खास्ता जल्दी आउट हो जाते हैं तो फिर भी हमें एक टारगेट सेट करना है, छोटे टारगेट सेट करने होंगे हर 10 ओवर्स के, कि हमें पहले 10 ओवर्स में क्या करना है, हमें सेकंड 10 से 20 ओवर्स हैं उसमें क्या लेके चलना है, 20 से 30 ओवर्स में क्या करना है। तो ये छोटे छोटे टारगेट्स अगर हम सेट करके चलेंगे तो आई थिंक कि हम 320 का ना सोचें। अभी हमने छोटे टारगेट सेट करेंगे तो वो हमें एडवांटेज होगा, जो कि हमने साउथ अफ्रीका वाले मैच में किया था। हम लोग अपना स्ट्राइक रेट को और एवरेज को इवन मेंटेन कर रहे थे, रन रेट को मेंटेन कर रहे थे, हर ओवर को लेकर चल रहे थे। इरफान, आप क्या समझते हैं कि कैसे अब हमारी बैटिंग लाइन को चलना है, अगर हमने 320 का जो 21 का टारगेट है उसको अचीव करना है? नहीं, असल में अगर देखें तो 320 टारगेट अगर देखें तो बड़ा लगता है, लेकिन अगर हमारे बैट्समैन शुरू में जिस तरह तफीक ने बोला कि 10 ओवर में 44 रन या 50 रन भी होते हैं तो हमारे लिए अच्छा है कि विकेट इन हैंड होनी चाहिए। हमारे बैट्समैन को 50 खेलने पड़ेंगे। अगर हमारे बैट्समैन 50 ओवर खेलते हैं तो 320 रन हमारे लिए मुश्किल नहीं होगा। अगर हम आउट होते हैं तो फिर मुश्किल हो सकती है। तो लेकिन मेन यही है कि मेन हमारे जो बैट्समैन हैं उनको 50 ओवर खेलने पड़ेंगे और इंशाल्लाह ये जो टारगेट आराम से चीजेबल हो जाए। इसमें आमिर मैं एक चीज़ और ऐड करूंगा। देखिए, इसमें होता ये है कि समटाइम ना आपका कोई एक बैटर जो है उसको एक वो कहते हैं जिसको की रोल, मतलब उसको वो पूरा लेके चलना पड़ेगा। और बाकी जो बैटर्स, और उसमें मेरा ख्याल है आई थिंक जो भी बैटर जो है पहले 3 में से सेट हो जाए वो आखिर तक लेके जाए और बाकी जो जितने भी बैटर्स हैं वो उसके वो मतलब उसके साथ खेलें। आई थिंक ये जो प्लान है ये ऐसा है कि यहाँ पे पाकिस्तान जो है ये मैच जीत सकता है। अदरवाइज अगर आप ये कहेंगे कि आप 2 से 3 जल्दी आउट हो जाएं और हम विकेट्स इन हैंड रखें और बाद में हम 8, 9, 10 की एवरेज भी कर सकते हैं
हैं तो ऐसा नहीं होने वाला। अच्छा चलें, इसी बात को कैरी करते हुए आज जो नई आईसीसी ने रैंकिंग जारी की है ओडीआई की, उसमें बाबर आजम पहले नंबर से दूसरे नंबर पर चले गए हैं। आज सुबह तक हम लोग यही बात कर रहे थे कि बाबर आजम स्टिल ओडीआई के नंबर 1 बैटर हैं, लेकिन आज जो दोबारा नई रैंकिंग आई है उसके मुताबिक अब वो दूसरे नंबर पर आ गए हैं और जो फ़खर जमान है वो 14वें नंबर पर चले गए हैं 15वें नंबर से। तो ये स्टैट्स जो हैं ये इन दोनों प्लेयर्स तक भी पहुंच चुके होंगे और ये दोनों हमारे ओपनर हैं, तो क्या ये इनको इतना मोटिवेट कर पाएंगे कि आज हमने दोबारा से अपनी पोजीशन वापस लेनी है, आज हमने इस तरह का परफॉर्म करना है और स्कोर भी अब बड़ा सेट हो गया स्कोर बोर्ड पे? देखिए आमिर, मैं समझता हूँ कि जब आप इतना बड़ा टूर्नामेंट खेल रहे हो, चैंपियंस ट्रॉफी हो रही है, तो ये आपके जो पर्सनल माइलस्टोन्स हैं ये पीछे रह जाते हैं। आपका टीम का जो एक गोल होता है कि आपने इतने बड़े टूर्नामेंट में आप जा रहे हैं, आपने एज अ टीम जो है वो परफॉर्म करना है और एज अ टीम ये ट्रॉफी जीतनी है। आई थिंक कि माइंड सेट तो प्लेयर्स का यही होना चाहिए। अपने पर्सनल माइलस्टोन्स जो हैं वो बाद में होने चाहिए, टीम्स का जो गोल है या जो वो टीम रिक्वायर्ड आपसे कर रही है वो पहले होना चाहिए। तो आई थिंक कि प्लेयर्स के भी माइंड में ये चीज़ नहीं होगी कि उनकी पहले से 2 पे चली गई है या 13 में से 14वें पे चली गई है, ये चीज़ नहीं। अभी इतने बड़े टूर्नामेंट में उनको फोकस अपना सिर्फ ये रखना चाहिए कि हमने ये 3 से 4 मैचेस जो पहले हम खेल रहे हैं उनको कैसे जीतना है। डॉक्टर साहब, आप समझते हैं कि ये खास तौर पर चले फ़खर का तो नहीं लेकिन बाबर के लिए कंसर्न होना चाहिए, क्योंकि बाबर एक तो ऑलरेडी आउट ऑफ फॉर्म हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक यही था कि हम उनको ओडीआई का नंबर 1 प्लेयर कह रहे थे जिसकी वजह से एक फेस सेविंग मिली हुई थी और इसलिए स्टिल उनको रिजवान भी किंग कह रहे थे। लेकिन आज जब नई रैंकिंग आई है उसके बाद इनका दूसरे नंबर पर जाना, तो जिस तरह से तौफीक बात कर रहे हैं, आप उससे एग्री करते हैं कि जो पर्सनल माइलस्टोन है उसको नहीं देखना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि आज के दिन उनको उसको भी देखना चाहिए, हो सकता है इसी वजह से परफॉर्म अच्छा कर लें? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये मैटर नहीं करता। अब जो इतनी क्रिकेट हो गई है ना, पर्सनल माइलस्टोन देखने की हद तक, सुनने की हद तक, फेम के लिए, स्टैट पैडिंग के लिए वो आपकी जो पीआर कंपनी है वो करती रहती है। आपको उसकी तरफ देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप नंबर 1 है तो आपकी परफॉर्मेंस तो है, तो ऑफ कोर्स आप नंबर 1 है, लेकिन आपकी परफॉर्मेंस अगर टीम को फायदा नहीं दे रही तो उस माइलस्टोन का कोई फायदा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि बाबर अगेन जिस कैलिबर के प्लेयर है उनको ये फर्क ही नहीं पड़ता कि वो दूसरे पर है कि या तीसरे पर है। जब टीम नंबर 1 होगी तो फिर शायद उनको ज्यादा खुशी होगी, यकीनन हमें भी ज्यादा खुशी होगी कि वो नंबर 1 रहे या ना रहे, टीम जरूर नंबर 1 रहनी चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त वो माइलस्टोन की तरफ देख रहे होंगे, और शायद जब वो आप मैच के अंदर होंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास फोन वगैरह भी होंगे और इस तरह से उनकी एक्सेस होगी कि अभी नई ओडीआई रैंकिंग आ गई है और उसमें उनका नंबर क्या है या उस नंबर को उन्होंने अचीव करना है और इसी मैच के अंदर करना है। तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आज का मैच बहुत ही जरूरी हो गया है, क्योंकि आगे इंडिया के साथ मैच है और बांग्लादेश का मैच भी इजी नहीं होगा। यहाँ पर गलती की गुंजाइश नहीं है, मैच इंपॉर्टेंट है और मेरा ख्याल है कि बाबर अपने गिर्द लेके चलेंगे टीम को। आज का मैच मेरा ख्याल है अगर गिर्द घूमेगा तो फखर की इंजरी ने थोड़ा सा और ज्यादा बाबर पर प्रेशर डाल दिया है कि आज आपने 320 रन चेज करके दिखाने हैं, तो वो फखर से ज्यादा बाबर की जिम्मेदारी बन के रह गई है। और मुझे लगता है कि वो पर्सनल माइलस्टोन तो बहुत पीछे रह जाएगा, उनको जरूर जाना चाहिए अपनी टीम के लिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा इरफान, आप ये बताइए कि न्यूजीलैंड की टीम या न्यूजीलैंड के जो बॉलर्स हैं अब वो किस प्लानिंग के साथ मैदान में आएंगे जब बॉलिंग के लिए आएंगे कि अब 320 रन हमने बना लिए, 321 का टारगेट दे दिया और अब हमने ये चेज नहीं होने देना, तो वो क्या प्लानिंग करके आएंगे और क्या जो वो प्लानिंग करके आएंगे जो हमारे बैटर्स हैं उनके जहन में होगी या जो हमारे एनालिस्ट हैं उन्होंने उस पर वर्किंग की हुई होगी? नहीं, असल में दोनों टीमें जब मैच पे आती हैं तो एक दिन पहले सारा प्लान सारी टीमें करती हैं। तो मेन जो न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर हैं उनका यही प्लान होगा कि अर्ली ऑन 1 से 2 ब्रेक थ्रू उनकी टीम को मिलेंगे तो पाकिस्तान टीम थोड़ा प्रेशर में आ सकती है। तो ये चीज़ें हर प्लेयर और हर टीम के गिर्द घूमती हैं। तो लेकिन जिस तरह अभी आपने फ़खर और बाबर की बात की है, तो फ़खर अनफिट होने की वजह से थोड़ा उस पर प्रेशर होगा, लेकिन बाबर पे आज की जो इनिंग्स ड्यू है कि बाबर ने साबित करना है कि मैं वर्ल्ड नंबर 1 प्लेयर कैसे था और किस तरह मैं रन करता। तो आज उम्मीद बढ़िया कि बाबर अच्छा रन करेगा और जो उनकी प्लानिंग है दूसरी टीम की तो उसको क्या कहते हैं रिसीव करेगा। बिल्कुल ठीक। हमारा पैनल हमारे साथ ही मौजूद है, यहीं से दोबारा से अपनी बात का आगाज करेंगे। पाकिस्तानी टीम को अब 321 रन दरकार हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तानी टीम की प्लानिंग क्या होती है। इस हवाले से बात करने के लिए हमारा पूरा पैनल हमारे साथ मौजूद है। मजीद बात करेंगे लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक के बाद।
एक बार फिर से आपको आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 की खुसूसी ट्रांसमिशन में खुशामदीद कहते हैं। इस वक्त पाकिस्तानी टीम और न्यूजीलैंड की टीम दोबारा से ग्राउंड में आ चुके हैं और पाकिस्तान अपनी बैटिंग का आगाज करने लगा है। और इसी दौरान हमें ये खबर भी आ रही है कि बाबर आजम और सऊद शकील ये ओपनिंग जोड़ी इस वक्त है जो कि देखने में सामने आ रही है। जो फ़खर जमान है वो ओपन नहीं करेंगे, वो गालिबन चौथे या पांचवें नंबर पर खेलेंगे। हो सकता है कि जो उनको इंजरी आई थी उसी की वजह से ये फैसला किया गया हो ताकि थोड़ी देर तक उनको मजीद रेस्ट मिल सके। बाकायदा तौर पर ये पाकिस्तान की इनिंग्स का आगाज हो चुका है। पाकिस्तानी बैटर्स बाबर आजम और सऊद शकील दोनों ही इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है वो भी इस वक्त बिल्कुल रेडी है और बॉलिंग स्टार्ट होने में चंद ही लम्हे बाकी हैं। इरफान, सबसे पहले आप ये बताइए कि जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि फ़खर जमान का पहले आना या ना आना ये अभी हमें देखना होगा कैलकुलेशन के लिए, तो अब फ़खर जमान तो नहीं आ रहे। अब जो न्यूजीलैंड की बॉलिंग साइड है क्या वो इस चीज़ को अपने लिए पॉजिटिव ले रही होगी या अपने लिए नेगेटिव ले रही होगी? क्योंकि अगर वो चौथे या पांचवें नंबर पर आते हैं और तब आकर फिर वो हिट करना शुरू करते हैं तो वो भी उनके लिए कोई इतना पॉजिटिव नहीं होगा। नहीं, असल में थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जो भी बॉलर है उनके लिए नहीं है कि कोई भी आगे बैट्समैन आए उन्होंने अपनी जो स्टार्ट है बॉलिंग उसी तरह करनी होती है। लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि जिस तरह प्रॉपर ओपनिंग करते आ रहे थे फ़खर ही एक ऐसा था बीच में जो शुरू में जेन्युइन ओपनर है हमारे पास। जी हमारे पास एक रियल या ओरिजिनल ओपनर हैं और वो भी इस वक्त अवेलेबल नहीं है। सऊद और जो बाबर हैं वो ओपनिंग के लिए आए हैं। हाँ, तो ये थोड़ी मुश्किल होगी पाकिस्तान टीम के लिए क्योंकि जिस तरह के उनके बॉलर हैं उनके रन करना इतना ईजी नहीं होगा क्योंकि जिस तरह की उन्होंने पाकिस्तानी कंडीशन को यूज़ किया तो बड़ी टीमों वाला जो एक सेट होता है वो उन्होंने आके दिखाया कि बड़ी टीमें बड़े मैचों में किस तरह खेलती हैं। तो ये थोड़ा मुश्किल भी होगा पाकिस्तान। और सबसे बड़ी बात कि बाबर पे थोड़ा और एक्स्ट्रा प्रेशर हो जाएगा कि उसने आज परफॉर्म भी करना है और टीम को साथ लेके भी चलना है और जिताना भी है। आप बताइएगा तौफीक कि अगर एक ओपनर जो कि हमेशा से पहले नंबर पर खेलता है अगर वो आज चौथे या पांचवें नंबर पर आता है तो क्या जो हमारी एक्सपेक्टेशंस हैं या जो वो हमें परफॉर्मेंस चाहिए उस तरह से वो परफॉर्म कर पाएगा या इवन एक प्लेयर जो खुद से भी एक्सपेक्ट करता है क्या वो अपनी भी एक्सपेक्टेशंस पर पूरा उतर सकेगा? देखिए, मुश्किल होता है। ऑब्वियसली आप जिस नंबर पे खेलते हैं और सडनली आपका नंबर अगर चेंज हो जाए तो उससे फ़र्क तो पड़ता है। देखिए, हम इतना बड़ा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी खेल रहे हैं और हमारे जो दोनों ओपनर्स हैं वो मेक शिफ्ट ओपनर्स के साथ अभी हम इस वक्त खेल रहे हैं। दो कि वो ठीक है, फ़खर जमान अनफिट हो गया। अब उसका रीज़न क्या है कि वो ज़्यादा देर बाहर बैठा है, उस वजह से वो अंदर नहीं आ रहा या उसकी कंडीशन ऐसी है कि वो अभी खेल नहीं सकता था। वो आई डोंट नो, उसकी अभी हमें पता नहीं है कि क्या सिचुएशन है। मतलब मैं यही कहूँगा कि फिर ऑब्वियसली जैसे इरफान ने ये कहा कि अब बाबर पे रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा आ जाती है कि वो इस मैच में वो परफॉर्म करे और परफॉर्म सिर्फ ऐसे नहीं, उसने खुद भी परफॉर्म करना है और अपने सराउंडिंग में जितने भी प्लेयर्स हैं उनको साथ खिलाना भी है, उनको साथ लेके चलना है। ठीक है, और वो ऐसा एक बैटर है कि वो अगर चलेगा तो पाकिस्तान टीम जो है वो अंडर प्रेशर बैटिंग नहीं रहेगी। अगर खुदा न खास्ता बाबर जल्दी आउट हो जाता है तो पाकिस्तान की बैटिंग जो है वो बहुत अंडर प्रेशर आ जाएगी। ठीक, डॉक्टर साहब आप कैसे देखते हैं? अब फ़खर अगर ओपन नहीं कर रहे हैं तो जो परमानेंट ओपनर हैं उनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है। बाबर आजम और सऊद शकील पिछला मैच खेले थे कराची में ही, इसी पिच पर 14 फेब को जो ट्राई सीरीज़ का फाइनल था और सिर्फ 8 रन बना सके थे, 14 गेंदें उन्होंने खेली और आउट हो गए थे। आज ओपन करने के लिए आ रहे हैं, इसका इम्पेक्ट किस हद तक बुरा हो सकता है हमारे लिए या किसी ना किसी तरीके से पॉजिटिव हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो यह है कि पाकिस्तान का ये मतलब मैं ये तो नहीं कहूँगा सरेंडर कर दिया पाकिस्तान ने, लेकिन जाहिर है उनकी इंजरी है इस तरह की कि उसको उनको नहीं आना चाहिए था तो वो नहीं आए, या जो भी थिंक टैंक ने सोचा वो बेहतर सोचा होगा। लेकिन बहरहाल मेरा ख्याल है कि न्यूजीलैंड काफ़ी ईज आउट होगी इस बात से कि ठीक है जी, इनके ओपनर या तो आ ही नहीं रहे, अभी तो हमें नहीं पता कि वो चौथे पांचवें ओवर भी आते हैं या नहीं आते, या हो सकता सिरे से ही ना आए, तो फिर न्यूजीलैंड को जो एडवांटेज तो बहरहाल हासिल हो जाएगा क्लियर कट। और अगर इसी में अगर वो एक आध विकेट निकाल जाते हैं ऊपर से तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और दूसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात वो यही है कि अब इसी से आप स्ट्रेंथ का जो थोड़ी देर पहले आपने बात की थी कि बेंच स्ट्रेंथ और वो सारी चीजें किधर गई हमारी, कि जब एक प्रिपरेशन से आप गुजर रहे थे तो हमारे पास कोई ओपनर नहीं था, एक ओपनर इंजर्ड हुआ तो हमारी टीम का बैलेंस आउट हो गया, और दूसरा
इंजर्ड हुआ तो मेकशिफ्ट ओपनर आ गए दोनों, और वो भी सऊद शकील जिनका कोई लंबा चौड़ा तजुर्बा नहीं है वनडे क्रिकेट खेलने का। इंटरनेशनल की अगर मैं बात करूं, डोमेस्टिक में तो उन्होंने काफी खेली हुई है, और वो भी बतौर ओपनर खेलेंगे तो काफी मुश्किल पेश आएगी पाकिस्तान को यहाँ पे। अभी वही जो जैसे मैंने पहले बात की कि तीनों उनके जो टॉप बॉलर्स हैं वो बहुत ज्यादा अहलियत के हामिल हैं। मैट हेनरी विकेट लेने में बहुत ही माहिर हैं हमेशा, हालांकि उनको उतनी जगह नहीं मिली जितनी जैसे लॉकी फर्गूसन के होते हुए, जब ट्रेंट बोल्ट के, लेकिन 8 फरवरी का जो पहला मैच था उसमें उन्होंने 3 विकेटें ली थी, 10 तकरीबन ओवर करवाए थे और 5.38 की उनकी इकोनॉमी थी। 3 विकेटें उन्होंने उस मैच में ली। बिल्कुल यही मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो तीनों उन बॉलर्स के होते हुए मैट हेनरी को जगह ही नहीं मिलती थी। ये हमेशा उसी वक्त आते थे जब उनमें तीनों में से कोई ना कोई इंजर्ड होता था। तो जब अब वो तीनों ही नहीं है तो मैट हेनरी मेन बॉलर बनकर सामने आए, लेकिन तब भी जब उनको चांस मिलता था हमेशा आकर ये परफॉर्म करते थे। और अब उनके साथ दोनों यंगस्टर्स खड़े हैं, वो दोनों बहुत ही इंतहाई कैपेबल हैं। जैसे मैंने 3-4 दफा पहले भी अर्ज कर दी कि वो बहुत ही ज्यादा अच्छी गेंद को मतलब शेप करते हैं और अच्छी स्पीड के साथ स्विंग करने की अहलियत रखते हैं। तो यहाँ पर पाकिस्तान और बिल पेश आएगी तो खास अगर ये देखें कि अगर खुदा ना खासा हमारा ओपनर कोई भी एक ऊपर से गिरता है तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के लिए 300-320 काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि हमें या तो फिर, अगर मुझे लगता है कि अगर ऐसा ही करना था पाकिस्तान ने, तो सऊद शकील की जगह अगर ऊपर से भेज देते जो नीचे हमारे हैं हार्ड हिटर तैयब ताहिर को भेज दिया जाता, तो हो सकता है कि वो चेंज स्ट्रेटजी के साथ आते और आप ऊपर से रन करने की, जो पहले तो उसकी मुखालफत कर रहा था लेकिन अब जरूरी हो गया था कि फखर के ना आने की वजह से, तो एटलीस्ट वो 50, 60, 70 रन तेज करके हो सकता है कि मैच में पाकिस्तान, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मैच से काफी दूर नजर आता है मुझे। लेकिन डॉक्टर साहब क्या खुशदिल को भी सोचा जा सकता था, क्योंकि उन्होंने बीपीएल में जो परफॉर्म किया, जो सिक्सर्स लगाए, वो ही देख के तो उनको यहाँ पर लेके आया गया, स्क्वाड में सिलेक्ट किया गया, चाहे जितने मर्जी क्वेश्चन उठे हों। नहीं, मैं नहीं समझता इस तरह आमिर, इसलिए कि खुशदिल शाह को हम बतौर मेन बॉलर के तौर पर लाए हैं। आप आज भी देखें तो उन्होंने ज्यादा ओवर्स किए। मैंने पहले भी अर्ज की थी ना कि अगर पाकिस्तान पहले बॉल करेगा तो खुशदिल शाह ज्यादा ओवर करेंगे, 6, 7 या 8 ओवर करेंगे। वो आज भी उन्होंने ओवर्स किए ज्यादा, आगा कम ओवर करेंगे। तो वो बतौर बैटर नहीं आए टीम में, बतौर बॉलर आए हैं, लेकिन बैटिंग वो करेंगे 7वें पर जाकर। 6ठे पे जहां हो सकता है कहीं आपको 20-25 रन चाहिए हो तो वो वहां पर कर दे। लेकिन तैयब ताहिर का फायदा ये है कि तैयब ताहिर प्रॉपर बैट्समैन है, जैसे तौफीक भाई ने शुरू में भी कहा था, प्रॉपर बैट्समैन है। और अभी जो उन्होंने थोड़े से रन किए थे, 38 रन, तो उन्होंने हर शॉट उसमें दिखा दिया। ऐसा नहीं था कि वो उनको कोई मुश्किल पेश आई किसी के खिलाफ भी खेलते हुए। तो वो स्पिनर को भी अच्छा खेलते हैं, टॉप को भी अच्छा खेलते हैं। तो वो एक ऐसा शिफ्ट हो सकता था पाकिस्तान के लिए जो पाकिस्तान को एटलीस्ट मैच में वापस लेके आ सकता है। ठीक है इरफान, आप ये बताइए कि इस वक्त जो पिच है उसका बिहेव किया है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हवा भी तेज चल रही है और बॉलर्स को ये फायदा देगा, किस हद तक फायदा देगा? नहीं, असल में जितने भी हमने क्रिकेट कराची में खेली है उसमें यही है कि सेकंड टाइम शाम को थोड़ा 1 घंटा होता है, उस टाइम थोड़ा बॉल हिलता है क्योंकि हवा में नमी होने की वजह से आपको स्विंग भी अच्छा मिलता है। और ऊपर से दोनों तरफ से बॉल नया होने की वजह से उनके जिस तरह के बॉलर हैं दोनों तरफ वो स्विंग करते हैं तो उनको स्विंग मिल रही है। तो लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है क्योंकि आपके जो दोनों ओपनर हैं वो रेगुलर नहीं है। तो जिस तरह अभी मैं थोड़ी बात सेकंड करूंगा डॉक्टर साहब की, तो क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट में तैयब मैंने देखा है कि वो ओपन करते रहे हैं, तो जो था बीच में आके अगर आप सऊद शकील की जगह उसको ले आते तो थोड़ा बेहतर था क्योंकि वो हिटिंग भी करता है। सऊद शकील है वो इनिंग्स बिल्ड करता है, तो आपको शुरू को पावर प्ले में चाहिए था कि कोई साथ बाबर के साथ कोई हिटिंग वाला प्लेयर आना चाहिए। तो लेकिन ओवरऑल चलें अभी आगे जो भी ओपनर अभी हमें इनके साथ चलना पड़ेगा। अभी देखें क्या रिजल्ट निकलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए थोड़ा मुश्किल नजर आ रहा है। तो फिर आप भी यही समझते हैं कि साउथ की जगह पर तैयब अगर होता तो वो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन था? देखिए मुझे नहीं, मैंने जितना वैसे तैयब को देखा है, इरफान अगर कह रहा है कि उसने ओपन किया है तो वो उसका मैं नहीं कह सकता, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तैयब ने कभी आज तक, मैंने उसको देखा नहीं है ओपन करते हुए। इसको ये जो है सऊद शकील जो है इसने पीएसएल में ये ओपन करता है अपनी फ्रेंचाइज से, तो इसको थोड़ा सा ओपन का एक्सपीरियंस है। और राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन भी मे बी वो भी इनके माइंड में हो कि जी राइट एंड लेफ्ट कॉम्बिनेशन के साथ हम जाते हैं ओपन, क्योंकि अगर फखर नहीं कर रहा तो हम एक लेफ्ट हैंडेड को भेजते हैं। होपफुली जी अच्छा ये परफॉर्म करें। मैं फिर एक चीज़ कहूँगा कि अच्छा स्टार्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली बाबर के रन्स जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं। अगर बाबर रन्स करेगा तो ओबियसली जो हमारे बाकी आने वाले बैटर्स हैं उन पे प्रेशर कम होगा।
और अगर खुदा न खास्ता बाबर आउट हो जाता है तो फिर हर मैच में आपको सलमान या रिजवान जो है वो ऐसी इनिंग्स नहीं खेल के दे सकते जिस तरह की उन्होंने लास्ट मैच में खेली थी। तो आई थिंक कि अच्छा स्टार्ट जो है वो बहुत क्रूशियल होगा इस मैच में। सेकंड लास्ट में तो थोड़ा उन्होंने रन रेट का शायद उतना ख्याल नहीं रखा। जनाब, ये आज की ट्रांसमिशन, इसमें भरपूर हमारे जो एनालिस्ट हैं उन्होंने हमारा साथ दिया और अब जो पहली इनिंग्स रही है उसमें 320 रन की 121 का टारगेट दिया। अब पाकिस्तानी टीम जो है वो बैटिंग के लिए आई तो ज़रूर है, लेकिन फ़खर ज़बान जो कि हमारे पास एक ही जेन्युइन ओपनर है वो मौजूद नहीं है। तो अब देखना ही है कि क्या पाकिस्तानी टीम को स्ट्रगल करना पड़ती है या फिर बाबर आजम आज किंग होने का जो एजाज़ है वो एक बार फिर से अपने नाम कर पाएंगे। अभी तक आज के जो मैच की सिचुएशन रही है, अगर वो मैं जाते हुए आपके साथ शेयर कर दूं तो न्यूजीलैंड की टीम ने 320 रन किए, विल यंग ने 107 स्कोर किए, डेवन कॉनवे ने 10, केन विलियमसन सिर्फ 1 रन बना सके, डेरल मिचेल ने 10 रन बनाए, टॉम लैथम ने 118 सेंचुरी की उन्होंने और उनका साथ दिया ग्लेन फिलिप्स ने जो कि 61 रन बनाकर आउट हुए। और पाकिस्तान की टीम इस वक्त क्रीज पर मौजूद है और हम दुआगो हैं कि आज का मैच पाकिस्तानी टीम जीतने में कामयाब हो पाए, क्योंकि आज का मैच भी डू और डाई से कम नहीं है। आज की इस ट्रांसमिशन से हमें इजाज़त दीजिए। फी मानेला।